13 अक्टूबर 1971 एक ऐसा दिन जो कुछ लोगों की जिंदगी का एक ऐसा दिन बनने वाला था जिसके बारे में लोग आज तक बात करते हैं। यह कहानी है उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं थी बल्कि इंसान की विल पावर और सर्वाइवल की हदों को तोड़ देने वाली एक कहानी है। जब एक रग्बी टीम और उनके परिवार वाले एंडेस माउंटेन में क्रैश हुए तब उनके पास सिर्फ भूख, ठंड, मौत और एक दूसरे का सहारा बचा था। पर सवाल ये है कि वो 72 दिनों तक कैसे जिंदा रहे। उन्होंने कैसे -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर और मौत को हराकर अपने लिए दूसरी जिंदगी पाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। उरुग्वे के मोंटेवीडियो से ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब रग्बी टीम की एक एमेचर ग्रुप सैंटियागो चिली जाने वाला था, जहां उनका मैच ओल्ड बॉयज क्लब एक इंग्लिश रग्बी टीम के अगेंस्ट होने वाला था। क्लब के प्रेसिडेंट डैनियल वान ने उरुग्वेन एयरफोर्स ट्विन टर्बोप्रॉप फेयरचाइल्ड FS-2270 एयरक्राफ्ट चार्टर किया था, जिसमें दोनों साइड पंखे लगे हुए थे, ना कि जेट इंजन, ताकि टीम को एंडेस माउंटेन के ऊपर से ले जाया जा सके। इस एयरक्राफ्ट में 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स बैठे थे। पायलट इन कमांड कर्नल जूलियस सीजर फेराडेस एक एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स पायलट थे, जिनके पास 5117 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उनके साथ को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दांते हेक्टर लेगुरारा भी थे। प्लेन में 10 एक्स्ट्रा सीट्स थी, जिसकी वजह से टीम ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले लिया था। उनके साथ ही वो चिली जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1972 को ये एयरक्राफ्ट कैरेस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन एंडेस पर बादल बढ़ रहे थे और मौसम बिगड़ रहा था, जिस वजह से उन्हें मेंडोजा अर्जेंटीना में एक रात रुकना पड़ा ताकि मौसम क्लियर हो सके। मेंडोजा से सैंटियागो का एक डायरेक्ट वेस्टर्ली रूट अवेलेबल था। आप डायरेक्ट सैंटियागो तक जा सकते थे वेस्ट की साइड से, लेकिन ये रूट माउंट अकोनकागुआ, जो कि 6959 मीटर यानी कि 22,831 फीट ऊंचाई पे है, उसके काफी पास से निकलता है। और क्योंकि FS-2270 का मैक्सिमम फ्लाइंग सीलिंग ही 8,500 मीटर है यानी 28,000 फीट था, तो ये रूट लेना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता था। किसी भी इमरजेंसी में प्लेन के पास ज्यादा रूम नहीं बचेगा कि वो ऊपर जा सके। इस वजह से पायलट्स ने एक ज्यादा लंबा पर ज्यादा सेफ रूट चूज किया, जो कि 600 किलोमीटर का था और उसे कवर करने में 90 मिनट लगते थे। ये मेलरग्यू साउथ ऑफ मेंडोजा से होता हुआ फिर वेस्ट में G17 एयरवे क्रॉस करके प्लेंचॉन पास से निकलता था और फिर कुरिको रेडियो बेकन, जो कि चिली के पास था, वहां तक पहुंचता था, जहां से प्लेन एक नॉर्थ टर्न लेके सैंटियागो में जा सकता था। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो सैंटियागो दुनिया के सबसे ऊंचे कैपिटल्स में से एक है, जो कि लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पे है। तो इसी वजह से वहां पे लैंडिंग करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर रूट पे आना पड़ता है। इसी वजह से नॉर्थ से जाके वहां पे लैंडिंग करनी आसान होती। इसी वजह से उन्होंने यही रूट चुना। अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम अब भी ठीक नहीं हुआ था, मौसम अभी भी खराब था, लेकिन एंडेस के ऊपर बादल और टर्बुलेंट विंड्स बढ़ रही थी। लेकिन ये उम्मीद थी कि मौसम दोपहर तक बेहतर हो सकता है। इसी वजह से पायलट्स ने फ्लाइट डिले की और ये कहा कि हम 2:18 PM पर यानी कि दोपहर के 2:18 पे वहां से टेक ऑफ करेंगे। प्लेन एकदम सही टाइम पे अपना 2:18 PM पे मेंडोजा से टेक ऑफ कर लिया। लेकिन जब प्लेन मेलरग्यू रेडियो बेकन की तरफ 18,000 फीट 5,500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ा तो को पायलट लेगुरारा ने मेलरग्यू एयरपोर्ट को अपडेट किया कि वो 3:21 PM पर प्लेंचॉन पास क्रॉस करने वाले हैं। ये पास 2515 मीटर यानी कि 8,251 फीट हाई है, ऊंचाई पर है। और यहीं पर चिली और अर्जेंटीना के बीच जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो बातचीत होती है पायलट के साथ, उसका हैंडओवर होता है। यानी कि अब अर्जेंटीना से वो बातचीत बढ़ के चिली तक जाने वाली थी। प्लान ये था कि एंडेस क्रॉस करने के बाद एयरक्राफ्ट नॉर्थ टर्न लेगा यानी कि उत्तर की साइड बढ़ेगा और सैंटियागो के पूडाहेल एयरपोर्ट पर डिसेंड करके आराम से अपना लैंड कर जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो चीज होने वाली थी उस चीज का किसी को भी अंदाजा भी नहीं था। पायलट फेराडेस, जो कि प्लेन के मेन पायलट थे, वो पहले ही एंडेस के ऊपर से 29 बार उड़ान भर चुके थे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे। लेकिन इस फ्लाइट में वो को पायलट लेगुरारा को ट्रेन कर रहे थे, जो कंट्रोल्स को पहली बार हैंडल कर रहे थे और उन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि उन्हें ट्रेन किया जा रहा था। लेकिन जब उनकी फ्लाइट एंडेस के ऊपर थी तब बादल नीचे के पहाड़ों को ढक रहे थे। इसी वजह से क्लाउड कवर होने की वजह से पायलट इंस्ट्रूमेंट के भरोसे ही उड़ रहे थे, उन्हें कोई भी विजुअल एड नहीं मिल रहा था। और जब वो 5,500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे तो 2,500 मीटर यानी कि 2,515 मीटर नीचे प्लेंचॉन पास को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी लोकेशन विजुअली कंफर्म करने का कोई भी तरीका नहीं था, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के भरोसे आगे बढ़ रहे थे। 3:21 PM पर प्लेंचॉन पास क्रॉस करने के तुरंत बाद लेगुरारा ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को नोटिफाई किया कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर कुरिको पहुंचने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक को पायलट ने अपनी पोजीशन गलत एस्टिमेट की थी, उसने गलत पोजीशन अपनी मान ली थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो डेड रेकनिंग यूज कर रहे हैं, जो कि प्लेन्स में एक टूल होता है, लेकिन असल में वो रेडियो नेविगेशन पर डिपेंड कर रहे थे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस वजह से, पर उन्होंने अपने VOR DME नेविगेशन रेडियो का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन उनकी बता सकता था, जो कि कुरिको रेडियो बेकन से लगभग अभी 60 से 69 किलोमीटर दूर था। यानी कि जो उन्हें लग रहा था कि कुरिको पहुंच चुके हैं, अभी भी वहां से वो 60 से 69 किलोमीटर दूर है, यानी कि वेस्ट में है। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई।
प्लेंचॉन पास से कुरिको तक का नॉर्मल फ्लाइट टाइम लगभग 11 मिनट्स का होता है, यानी एक टर्बोप्रॉप प्लेन पे आपको 11 मिनट लगते हैं वहां तक पहुंचने में। लेकिन सिर्फ 3 मिनट बाद को पायलट ने सैंटियागो को रेडियो पर बताया कि वो कुरिको के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, वहां तक पहुंच भी गए हैं और नॉर्थ की तरफ टर्न लेने वाले हैं। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डिसेंट की परमिशन मांगी, नीचे आने की परमिशन मांगी। कंट्रोलर ने एयरक्राफ्ट को 3500 मीटर यानी 11,500 फीट तक डिसेंड करने की अथॉरिटी दे दी। बिना जाने की रडार कवरेज की कमी की वजह से प्लेन अभी भी एंडेस के ऊपर ही था। पायलट फेराडेस भी नेविगेशन एरर को नोटिस नहीं कर पाए और यहीं पर पायलट की सबसे बड़ी गलती हुई, क्योंकि यहाँ पर पायलट फेराडेस को को पायलट की गलती देख लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब एयरक्राफ्ट डिसेंड कर रहा था तब उसे बहुत ही सीवियर टर्बुलेंस यानी कि बहुत तेज हवाओं का सामना करना पड़ा और प्लेन डिसबैलेंस होने लगा। पहले तो रग्बी टीम के प्लेयर्स को ऐसा लगा कि कुछ ऐसे ही टोटल में टर्बुलेंस हो रही है, इसी वजह से वो मजाक कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एयरक्राफ्ट पहाड़ों के बहुत करीब आ रहा है, तब धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगी। जब वो प्लेन बहुत ज्यादा पहाड़ों के पास आ गए तो ग्राउंड कोलिजन अलार्म बजने लगा। प्लेन आपको बताने लगा कि जल्दी ही जमीन से टकरा जाएगा और सभी पैसेंजर्स डर गए। इस अलार्म को सुनते ही पायलट्स ने मैक्सिमम पावर अप्लाई की और एल्टीट्यूड गेन करने के लिए और ऊपर जाने के लिए और साथ ही ग्लेशियर जो कि सामने आ गया था उनके, उसको क्रॉस करने के लिए, उसके 4200 मीटर को क्रॉस करने के लिए बहुत ही तेज उन्होंने एल्टीट्यूड बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से प्लेन पूरी तरह वर्टिकल हो गया था। किसी का भी बैलेंस नहीं बन पा रहा था और इसी वजह से प्लेन एक तरह स्टॉल करने लगा, क्योंकि टर्बोप्रॉप प्लेन बहुत अच्छा ड्रैग नहीं देते आपको। इसी वजह से विटनेस रिपोर्ट बताती हैं, जो गवाह उन्होंने देखे थे वो बताते हैं कि प्लेन 3 या 4 बार पहाड़ से टकराया था। को पायलट किसी तरह प्लेन के नोज को रिज के ऊपर से, यानी कि जो प्लेन का आगे वाला हिस्सा होता है, उसे किसी तरह पहाड़ के ऊपर से जरूर ले गए। लेकिन 3:34 PM पर जो प्लेन का पीछे का हिस्सा होता है, जिसे टेल कोन कहा जाता है, वो प्लेन का पिछले हिस्से का लोअर पार्ट रिज से 4200 मीटर की ऊंचाई पर टकरा गया। और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। अगली टक्कर ने यानी कि चौथी टक्कर ने राइट विंग को पूरी तरह से उखाड़ दिया प्लेन से, जिसकी वजह से प्लेन पूरी तरह डिसबैलेंस हो गया। एविडेंस यानी कि सबूत ये दिखाता है कि प्लेन का जो राइट विंग था वो इतनी जोर से पीछे फेंका गया कि उसी की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा, उसका टेल कोन प्लेन से अलग हो गया। जब टेल कोन अलग हुआ यानी कि प्लेन का पिछला हिस्सा उससे अलग हो गया, तो उसके साथ एयरक्राफ्ट का पीछे का भी हिस्सा पूरी तरह टूट गया, जिसमें प्लेन की पीछे की 2 रोज ऑफ सीट्स, गैली, बैगेज होल्ड और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर दोनों ही चले गए थे, जिसकी वजह से प्लेन के रियर में एक बहुत ही बड़ा होल हो गया था और अब प्लेन को कंट्रोल करने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब उसे आप किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते थे, प्लेन जहां जा रहा था वहीं जाएगा। 3 पैसेंजर्स, नेविगेटर्स, फ्लाइट अटेंडेंट टेल सेक्शन के साथ नीचे गिर गए, यानी कि 5 लोगों की मौत वहीं पे हो गई थी। एयरक्राफ्ट का मोमेंटम और उसकी स्पीड उसके इंजन को आगे लेके जाती रही, उसे भी आगे लेके जाती रही, जब तक कि 4400 मीटर यानी कि 14,400 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ से, यानी कि एक रॉक आउटक्रॉपिंग निकल रही थी, एक अलग से पहाड़ निकल रहा था, उसने प्लेन के राइट विंग को भी तोड़ दिया। लेफ्ट विंग जो था पूरी तरह फ्यूसेलाज, जो कि प्लेन का मेन हिस्सा होता है उसे फ्यूसेलाज कहते हैं, उससे पूरी तरह अलग हो गया, कट हो गया। पीछे के होल से 2 और पैसेंजर्स नीचे गिर गए। फ्यूसेलाज बर्फ पर क्रैश हो गया और ग्लेशियर के स्टीप स्लोप पे बहुत ही तेज चढ़ाई पर 725 मीटर तक 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिसलता चला गया, जो एंड में जाकर एक डेड एंड में एक स्नो बैंक से जाके टकरा गया और एकदम से रुक गया। सीट फ्लोर से अलग हो गई और फ्यूसेलाज के आगे बल्कहेड से जाके टकरा गई। इंपैक्ट ने कॉकपिट को, यानी कि जहां पायलट्स बैठते हैं, उसे पूरी तरह से क्रश कर दिया। दोनों पायलट्स को इंस्ट्रूमेंट पैनल के साथ वो एकदम जाके टकराए, जिसमें फेराडेस जो कि मेन पायलट थे उनकी तुरंत मौत हो गई। प्लेन का फ्यूसेलाज ग्लेशियर दे लास लाग्रिमास नाम के ग्लेशियर पे जाके रुक गया, जिसे ग्लेशियर ऑफ टीयर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3675 मीटर की ऊंचाई पर जाकर फंस गया था, जो कि अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रोविंस से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर मौजूद था। शुरुआती क्रैश में 12 लोगों की मौत हो गई और बचे हुए 33 पैसेंजर्स में से कई लोग घायल हो गए। पहली रात में 5 और लोग मारे गए और एक और महिला 1 हफ्ते बाद अपनी चोटों की वजह से गुजर गई। अब सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे थे, ये सोचकर कि किसी भी दिन रेस्क्यू हो जाएगा, कोई उन्हें आके बचा लेगा। बचे हुए लोगों ने फ्यूसेलाज के मलबे से एक शेल्टर बनाया, अपने रहने लायक एक जगह बनाई, जो थोड़ा बहुत खाना और वाइन उन्हें लगेज में मिली थी उसे राशनिंग करके उसे खा पी के सर्वाइव करने लगे। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही ये सब खत्म हो गया। कुछ दिनों तक उन्होंने आसमान में रेस्क्यू प्लेन्स उड़ते हुए देखे, पर कोई भी उन्हें देख नहीं पाया, क्योंकि बर्फ के सफेद रंग के बीच उनका क्रैश प्लेन दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें देखना लगभग नामुमकिन था। करीब 10 दिन बाद सर्वाइवर्स को प्लेन के अंदर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। उससे उन्होंने एक बहुत ही दिल तोड़ देने वाली खबर सुनी कि सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है और उन्हें ऑफिशियली डेड मान लिया गया है। इस खबर ने उन सभी का दिल तोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए और भूख से हालत और खराब होती गई, तो सर्वाइवर्स को जिंदा रहने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बारे में सोच के आपकी रूह भी कांप जाएगी। वो कदम था कैनिबलिज्म, यानी कि
इंसानों को खाना। उन्हें अपने मर चुके साथियों की बॉडीज खानी पड़ी ताकि वो बचे रह सके। जब तक बर्फ पिघलने का इंतजार हो रहा था तभी 29 अक्टूबर को एक और आफत आई। लगातार 2 एवलांचेस यानी कि हिमस्खलन ने फ्यूसलाज को बर्फ में दफन कर दिया। बर्फ के अंदर वो 5 फीट तक दफन हो चुका था और 8 लोगों की जान उसमें और चली गई और जो लोग जिंदा बचे थे वो 3 दिनों तक बर्फ के नीचे फंसे रह गए। जब वो किसी तरह बाहर निकले तब भी उन्हें अपने ही साथियों की लाशों को खाकर जिंदा रहना पड़ा ताकि वो इस ठंड में जिंदा बच सके। बचे हुए 19 लोग जो बचे हुए थे, 19 सर्वाइवर्स ने किसी तरह फ्यूचलाज से बाहर सुरंग बनाकर निकलने की कोशिश की, पर एक ब्लिजर्ड यानी कि बर्फ के तूफान की वजह से उन्हें वापस ही अंदर जाना पड़ा। दोस्तों यहाँ पे मौसम उल्टा इसलिए चल रहा है, यानी कि धीरे धीरे गर्मी इसलिए आ रही है क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में हो रहा है और साउथ हेमिस्फीयर में जब दिसंबर का टाइम आता है तभी गर्मी आती है। जब मौसम थोड़ा और बेहतर हुआ, जैसे जैसे मौसम बेहतर होने लगा तो उन्होंने पर्वतों से बाहर निकलने के तरीके खोजने शुरू किए। उन्हें लगा कि अब कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा और उन्हें वहां से निकलने का रास्ता खुद अपने बलबूते पे ढूंढना पड़ेगा। अगले 1 महीने के अंदर और 3 लोगों की मौत हो गई और अब सिर्फ 16 सर्वाइवर्स, सिर्फ 16 लोग बचे थे। जब मौसम थोड़ा और गर्म होने लगा तो 3 लोगों ने, जो कि कैनेसा, फर्नांडो पेराडो और एंटोनियो विजिंटिन नाम के 3 लोग थे, इन्होंने फैसला किया कि वो पहाड़ों को पार करके चिली तक पहुंचेंगे और आसपास का कोई भी शहर या गांव मिलेगा तो वहां से मदद की गुहार लगाएंगे। 3 दिन तक कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद, अपने पहाड़ों के टॉप पे पहुंचने के बाद जब वो अपने वैली के शिखर पे पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि वो अपनी सोची गई लोकेशन पे, जितना वो सोच रहे थे, वो उससे भी ज्यादा गहरी पहाड़ियों के बीच फंसे हुए हैं, जहां से उनकी सबसे पास की लोकेशन भी बहुत ज्यादा दूर है। तभी जो 3 लोग वहां पे गए हुए थे उनमें से विजिंटिन जो था वो कैंप पे लौट आया ताकि कैनेसा और पराडो के पास जो खाना वो अपने साथ लेके गए हैं उनके पास और ज्यादा बचा रहे और वो लंबा सफर कवर कर सके। दोनों ने एक टेम्परेरी स्लीपिंग बैग बनाया था जो कि प्लेन के अंदर ही कुछ मटेरियल से बना हुआ था, जो रात के -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से उन्हें बचाने में मदद कर सके। अगले 10 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए आखिरकार कैंप से निकलने के 11वें दिन कैनेसा और पराडो -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को पार करते हुए, 2 या 3 एवलांचेस से बचते हुए, 4 या 5 नदियों को पार करते हुए अचानक पहाड़ों में एक घोड़े पर सवार आदमी से मिले। 1 दिन इंतजार के बाद उस आदमी ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि अभी भी कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए हैं जो कि 2.5 महीने पहले एंडेस में क्रैश हुए थे। जब कैनेसा को समझ आया कि अब वो सेफ है और अब उन्हें कुछ नहीं होगा, तब उसने सबसे पहले उन बचे हुए रिमेन्स को दफन किया, उन बचे हुए लोगों की लाशों को दफन किया जो वो अपने साथ खाने के रूप में अपने साथ लाए थे। 22 दिसंबर को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंचे, लेकिन खराब मौसम की वजह से सिर्फ 6 सर्वाइवर्स को पहले दिन निकाल पाए। अगले दिन बचे हुए 8 सर्वाइवर्स को भी रेस्क्यू कर लिया गया। 72 दिनों तक इतनी ठंड में मौत से लड़ने के बाद 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बच पाए। ये कहानी आगे आने वाले समय में बहुत से बुक्स और मूवीज की इंस्पिरेशन बनी, क्योंकि फ्लाइट 571 की कहानी सिर्फ प्लेन क्रैश या सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है इंसानी विल पावर और इच्छा शक्ति को, कि इंसान किसी भी हालात में जिंदा रहने के लिए अपने मन की दृढ़ शक्ति का इस्तेमाल करके कहां तक जा सकता है। और उसी चीज ने इनकी पॉपुलैरिटी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। 72 दिनों तक -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जिंदा रहना कोई आम बात नहीं है। एक नॉर्मल इंसान 2 या 3 दिन में ही दम तोड़ देता है, लेकिन उन 16 लोगों ने 72 दिनों तक मौत से लड़ाई लड़ी और अपने लिए दूसरी जिंदगी जीती। तो दोस्तों, आप इस प्लेन क्रैश और सर्वाइवर्स के जो जिंदा रहने के तरीके थे उसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।